हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक लाइक अ रॉकेट साइंटिस्ट बाय ओजन वारोल बुक के बारे में। आज की समरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और ये सफ़र इतना आसान नहीं था, लेकिन हमें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना है और उसके लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं कहानी की तरफ। सर्दी की एक ठंडी शाम थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें ढलान पर लुढ़कती जा रही थीं। सुरेश अपने कमरे के कोने में रखी आरामदायक कुर्सी पर बैठा था, हाथ में कॉफ़ी का मग और सामने खुली हुई किताब थिंक लाइक अ रॉकेट साइंटिस्ट बाय ओजान वारोल। सुरेश को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, पर यह किताब कुछ अलग लग रही थी। उसने सुना था कि यह किताब लाइफ चेंजिंग हो सकती है और आज उसने तय किया था कि इसे पढ़कर खुद को भी बदलने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसने पहले चैप्टर के पन्ने पलटे, उसकी नज़र एक लाइन पर ठहर गई, रीफ्रेम प्रॉब्लम्स टू जनरेट बेटर सॉल्यूशंस। वो सोचने लगा, ये तो बड़ा फैंसी सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। रीफ्रेम प्रॉब्लम्स मतलब क्या हम प्रॉब्लम्स को अलग नज़रिए से देख सकते हैं? उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसे मार्स पोलर लैंडर प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल मिला। सुरेश को स्पेस साइंस में हमेशा से दिलचस्पी थी, तो ये किस्सा और भी कैप्टिवेटिंग लगने लगा। कहानी ये थी कि जब नासा के साइंटिस्ट्स मार्स पर रोवर भेजने की तैयारी कर रहे थे, तो उनका फोकस सिर्फ लैंडिंग इश्यूज को सॉल्व करने पर था। लेकिन फिर किसी ने सवाल उठाया, व्हाई नॉट सेंड 2 रोवर्स इंस्टेड ऑफ 1? ये सवाल सुनकर पूरी टीम का पर्सपेक्टिव बदल गया। Instead of solving one problem, they found a better way altogether. ये पढ़ते ही सुरेश के दिमाग में हलचल सी मच गई। यार, हम अपनी जिंदगी में कभी ऐसे सोचते ही नहीं, उसने बड़बड़ाया। वो अक्सर अपनी दिक्कतों को एक ही एंगल से देखता था। शायद मुझे भी अपने प्रॉब्लम्स को रिफ्रेम करना चाहिए, उसने सोचा। कॉफी की चुस्की लेते हुए सुरेश ने अपनी लाइफ के पुराने इश्यूज को याद करना शुरू किया। कुछ साल पहले उसने अपनी पहली जॉब में एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड किया था। उसे याद आया कि टीम में हर कोई डेटा एरर्स की वजह से परेशान था। वो खुद भी दिन रात बस उन एरर्स को फिक्स करने में लगा रहता था। लेकिन कभी उसने ये सवाल नहीं किया था कि क्या हम ये काम करने का तरीका ही बदल सकते हैं? अगर उसने तब ये सवाल किया होता तो शायद चीज़ें आसान हो जाती। अब उसका मन बेचैन हो गया। उसने किताब बंद की और डायरी निकाली। सुरेश की आदत थी कि जब भी कोई नई चीज़ समझ में आती, वो उसे लिख लेता। उसने लिखा, What if instead of fixing my problems, I change the way I approach them? इस सवाल को लिखते ही उसे लगा जैसे उसके दिमाग के कोने कोने में लाइट जल गई हो। अगले दिन सुरेश ऑफिस गया। काम का यूजुअल प्रेशर था और एक नया टास्क उसके सामने रखा गया, एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन जो अगले हफ्ते डिलीवर करनी थी। उसकी टीम काफ़ी स्ट्रेस थी क्योंकि डेटा एनालिसिस में कई गैप्स थे। वो देख सकता था कि सबका ध्यान इन गैप्स को भरने में लगा हुआ है। सुरेश ने अचानक कहा, गाइस, लेट्स टेक ए स्टेप बैक। उसकी टीम ने कंफ्यूजन से उसकी ओर देखा। उसने अपनी किताब का एग्जाम्पल उन्हें समझाया और पूछा, व्हाट इफ वी चेंज द वे वी आर लुकिंग एट दिस? इंस्टेड ऑफ जस्ट फिक्सिंग द डेटा गैप्स, कैन वी थिंक ऑफ अ वे टू सिंप्लीफाई द प्रेजेंटेशन इटसेल्फ सो दैट दीज गैप्स डोंट इवन मैटर? पूरी टीम के लिए ये एक नया एंगल था। पहले तो सब थोड़े हेजिटेंट थे, पर फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो गई। आधे घंटे बाद उनके पास एक ऐसा अप्रोच था जिससे प्रेजेंटेशन सिंपल और इम्पैक्टफुल बन गई और डेटा गैप्स भी इररेलेवेंट हो गए। उस दिन के बाद सुरेश के सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलने लगा। अब जब भी कोई प्रॉब्लम आती, वो पहले उसे रीफ्रेम करने की कोशिश करता। एक दिन वो सोच रहा था, क्या मेरी पर्सनल लाइफ में भी ये काम कर सकता है? सुरेश की लाइफ में एक बड़ी दिक्कत थी। उसके पापा से उसकी बात कम होती थी। उनके बीच कम्युनिकेशन गैप था। कई बार कोशिश की थी, पर बात बढ़ने की बजाय खत्म हो जाती थी। अब उसे लगा शायद वो गलत प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से सवाल किया, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाई वी डोंट टॉक मच, व्हाट इफ आई आस्क हाउ कैन आई क्रिएट मोमेंट्स वेयर वी नेचुरली कनेक्ट? उसने अगले वीकेंड प्लान बनाया। वो अपने पापा के साथ उनके फेवरेट पार्क में गया, जहां वो अक्सर सुबह वॉक पर जाते थे। वहां उसने पापा से उनकी बचपन की यादों के बारे में पूछा।
पापा पहले कुछ सरप्राइज्ड हुए, फिर धीरे धीरे बातें करने लगे। कुछ ही देर में दोनों के बीच एक सहज बातचीत शुरू हो गई। सुरेश को पहली बार ऐसा लगा कि उसने सही सवाल पूछा था। वापस घर आकर उसने किताब के अगले चैप्टर की तरफ देखा, पर पहले लेसन ने जैसे उसकी पूरी सोच बदल दी थी। वो जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, आगे की जर्नी अभी बाकी थी। कहानी यहां खत्म नहीं होती। सुरेश की जिंदगी में अभी और ट्विस्ट्स और टर्न्स आने वाले थे और हर मोड़ पर उसे इस किताब से कुछ नया सीखने को मिलता। शायद वो खुद भी एक दिन ऐसा इंसान बन जाए जो दूसरों को उनकी प्रॉब्लम्स को रीफ्रेम करने में मदद करे। लेकिन अभी के लिए ये उसकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत थी। सुरेश की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। रिफ्रेम प्रॉब्लम्स का लेसन अब उसकी हर सोच में झलकने लगा था। हर बार जब कोई मुश्किल आती वो खुद से यही पूछता, इज दिस द राइट क्वेश्चन टू सॉल्व? उसकी सोचने की ये नई आदत धीरे धीरे ऑफिस, घर और यहां तक कि दोस्तों के साथ भी दिखने लगी थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। एक शाम जब वो अपनी वही किताब थिंक लाइक अ रॉकेट साइंटिस्ट लेकर बैठा, उसने अगले लेसन की तरफ बढ़ने का फैसला किया। लेसन का नाम था यूटिलाइज फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। ये टाइटल पढ़कर ही उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। पढ़ते हुए उसे समझ में आया कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को उसकी सबसे बेसिक फंडामेंटल लेवल तक तोड़कर देखो, यानी असम्पशंस और पुराने तरीकों को चैलेंज करो और प्रॉब्लम को ग्राउंड अप सॉल्व करो। इलॉन मस्क का एग्जाम्पल उसे तुरंत याद हो गया। मस्क ने सोचा था कि अगर रॉकेट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स सीधा खरीदे जाएं तो पूरी लागत ड्रामेटिकली कम हो सकती है। यह सोच कंप्लीटली रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि बाकी लोग बस उसी तरीके को रिफाइन कर रहे थे जो पहले से इस्तेमाल हो रहा था। सुरेश को लगा कि यह लेसन उससे डायरेक्टली बात कर रहा है। हमेशा दूसरों के रास्ते पर चलने से बेहतर है कि कभी खुद नए रास्ते बनाओ, उसने मन ही मन कहा। लेकिन फिर उसे एक सवाल चुभा, क्या मैं अपनी लाइफ में कभी फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग अपनाता हूं? उसने किताब बंद की और सोचा, चलो आज कुछ अलग करते हैं। वो अपनी डायरी लेकर बैठ गया और एक प्रॉब्लम लिखी जो उसे महीनों से परेशान कर रही थी। वो ऑफिस में अपने छोटे स्टार्टअप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो किसी भी तरह प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था। प्रोजेक्ट बंद होने के कगार पर था और हर कोई कह रहा था कि मार्केटिंग बजट बढ़ा दो या नए क्लाइंट्स टारगेट करो, लेकिन ये सब मेथड्स उसे काम के नहीं लग रहे थे। डायरी में उसने लिखा, व्हाई इज दिस प्रोजेक्ट नॉट प्रॉफिटेबल? फिर उसने इस सवाल को ब्रेक करना शुरू किया। उसने खुद से पूछा, 1, हम क्लाइंट्स क्यों नहीं ला पा रहे? 2, हमारे प्रोडक्ट की असली लागत क्या है? 3, क्या हम सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम असम्पशंस पर चल रहे हैं या सच में प्रॉब्लम की जड़ को देख रहे हैं? धीरे धीरे वो प्रॉब्लम की तह तक पहुंचने लगा। उसे लगा कि शायद उनकी प्राइसिंग मॉडल ही गलत थी। वो कॉम्पिटिटर्स को देखकर अपनी कीमतें सेट कर रहे थे, पर यह कभी एनालाइज नहीं किया था कि उनके प्रोडक्ट की असली वैल्यू क्या है। उसने तय किया कि अगले दिन अपनी टीम के साथ मीटिंग करेगा और इस इश्यू को एकदम बेसिक लेवल से डिस्कस करेगा। अगले दिन सुरेश ने टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। सबके चेहरे पर वही टेंशन थी, प्रोजेक्ट फेल होने का डर। सुरेश ने मार्कर उठाया और व्हाइट बोर्ड पर लिखा, व्हाट प्रॉब्लम आर वी सॉल्विंग? टीम चुप रही। फिर एक जूनियर ने कहा, हम तो बस क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं, बस यही प्रॉब्लम है। सुरेश मुस्कुराया, एग्जैक्टली, यही तो गलती है। हम सोच ही नहीं रहे कि हमारा प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर यह समझ आ जाए तो शायद हम सही क्लाइंट्स तक पहुंच पाएंगे। फिर उसने टीम को इलॉन मस्क का एग्जाम्पल सुनाया। मस्क ने रॉकेट्स की लागत कम करने के लिए अस्यूम करना बंद किया और हर चीज को ग्राउंड लेवल से देखा। अगर हम भी अपने प्रोजेक्ट को ऐसे ही एनालाइज करें तो शायद हमें समझ में आए कि हम कहां गलती कर रहे हैं। इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हुई। टीम ने पहली बार असम्पशंस को क्वेश्चन करना शुरू किया। क्या हमारी टारगेट ऑडियंस सही है? क्या प्रोडक्ट की फीचर्स लोगों की जरूरतों से मैच करती हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है जो मार्केट में पहले से मौजूद चीजों से अलग हो? 3 घंटे की इंटेंस डिस्कशन के बाद टीम ने महसूस किया कि उनका प्रोडक्ट सिर्फ फीचर्स पर फोकस कर रहा था, वैल्यू पर नहीं।
उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अपने प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना होगा और ऐसी चीज पर फोकस करना होगा जो क्लाइंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करे। सुरेश उस दिन बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसने सिर्फ प्रोजेक्ट को नहीं बल्कि अपनी थिंकिंग को एक नई दिशा दी है। उस शाम घर लौटकर उसने अपनी लाइफ के दूसरे पहलुओं पर भी फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग अप्लाई करने का सोचा। वो अपनी पर्सनल सेविंग्स को लेकर हमेशा परेशान रहता था। उसे लगता था कि पैसे कभी भी इनफ नहीं होते, पर उसने इस बार खुद से पूछा, Why do I need to save? How much do I actually need? Am I saving or just following what everyone else does? धीरे धीरे उसने समझा कि उसकी सेविंग स्ट्रैटेजी दूसरों की कॉपीड थी। उसने अपनी प्रायोरिटीज और गोल्स को रीडिफाइन किया। वो अब सिर्फ एक जनरलाइज्ड प्लान पर नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों और एस्पिरेशंस के हिसाब से काम कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में सुरेश ने हर छोटे बड़े प्रॉब्लम को इसी तरीके से देखना शुरू किया। चाहे वो दोस्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, ऑफिस के छोटे टास्क्स या घर के खर्चे, हर जगह उसने खुद से वही सवाल पूछे, What are the fundamentals here? Am I assuming too much? लेकिन असली टेस्ट तब आया जब एक दिन सुरेश के पास उसकी कंपनी के सीईओ का कॉल आया। सीईओ ने बताया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो उनकी कंपनी की रेपुटेशन के लिए बहुत अहम था, क्लाइंट की डिमांड्स की वजह से रुक गया है। वो चाहते थे कि सुरेश इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का तरीका निकाले। सुरेश ने पहले कुछ प्रेशर महसूस किया, लेकिन फिर उसने उसी फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग को अप्लाई करने का सोचा। उसने सबसे पहले पूरे प्रोजेक्ट को समझा। What is the core problem here? What does the client actually need? Are we focusing on unnecessary features? 2 दिन तक डेटा और क्लाइंट फीडबैक एनालाइज करने के बाद सुरेश ने एक नया प्लान बनाया। उसने प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई किया और ऐसी फीचर्स पर फोकस किया जो क्लाइंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सीईओ और क्लाइंट दोनों ने उसकी स्ट्रैटेजी को अप्रूव किया। उस रात जब सुरेश अपनी बैल्कनी में बैठा, उसने आसमान की तरफ देखा। ठंडी हवा चल रही थी और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सोच अब और क्लियर हो चुकी है। उसने मन ही मन खुद से कहा, यह किताब सच में लाइफ चेंजिंग है। रीफ्रेम प्रॉब्लम से लेकर फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग तक हर लेसन मुझे एक बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ बना रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। किताब के अगले चैप्टर्स अभी बाकी थे और सुरेश जानता था कि हर लेसन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगा। शायद वो एक दिन दूसरों को भी इस सोचने के तरीके से इंस्पायर कर सके। सुरेश की जिंदगी में अब एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। थिंक लाइक अ रॉकेट साइंटिस्ट की किताब ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह हर समस्या को नए तरीके से देखता था और हर चुनौती का सामना एक नई दिशा से करता था। उसने रीफ्रेम प्रॉब्लम्स और फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग के लेसन्स को अपनी लाइफ में पूरी तरह से लागू किया था और अब वह अगली चैप्टर की ओर बढ़ चुका था। जब उसने तीसरे लेसन की शुरुआत की तो लिखा था, लर्न फास्ट इंस्टेड ऑफ फेलिंग फास्ट। जैसे ही उसने यह लाइन पढ़ी, उसके दिमाग में एक हलचल सी मच गई। उसे याद आया कि वह कई बार सुन चुका था कि सिलिकॉन वैली में फेल फास्ट की सलाह दी जाती है और यह मांट्रा काफी पॉपुलर था। लेकिन वारल की बात कुछ अलग थी। उसने इस लेसन में कहा था कि हमें फेल फास्ट नहीं बल्कि लर्न फास्ट की सोच अपनानी चाहिए। सुरेश को यह बात कुछ अजीब लगी। फेल फास्ट, हम अक्सर तो यही सुनते हैं कि अगर जल्दी गिरो तो जल्दी उठो, लेकिन अगर गिरने के बजाय जल्दी सीख लिया जाए तो क्या होगा, उसने सोचा। वो किताब में आगे बढ़ा और वारोल ने सीखने के लिए असफलताओं से तेजी से सीखें के बारे में कुछ और उदाहरण दिए। एक था थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल। एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी इसे एक फेलियर के रूप में नहीं देखते थे। हर बार वह यही सोचते थे, मैंने एक और तरीका ढूंढ लिया है जो काम नहीं करता। इसी तरह उसके सारे प्रयोग उसे नए तरीके से सीखने का मौका देते थे और आखिरकार उसे सफलता मिली। सुरेश ने सोचा, क्या मैं कभी किसी फेलियर से सच्चे मायनों में सीख पाया हूं? वह अक्सर अपनी पिछली गलतियों पर पछताता था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उन गलतियों से वह क्या सीख सकता है। वह सिर्फ असफलताओं को एक नुकसान की तरह देखता था, लेकिन अब उसे लगा कि शायद उसकी सोच में कुछ कमी थी।
उस दिन शाम को जब वह ऑफिस से घर लौट रहा था, उसने खुद से सवाल किया, अगर मैंने अपनी सारी विफलताओं को सिर्फ एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लिया होता तो शायद मैं आज और कहीं आगे होता। उसने सोचा कि क्या होगा अगर वह अब से अपनी हर गलती को एक सीखने के मौके के रूप में देखे और उस पर तुरंत काम करे। अगले दिन सुरेश ने एक नई रणनीति बनाई। अब जब भी वह किसी प्रोजेक्ट पर काम करता तो उसने तय किया कि वह पहले से ज्यादा फोकस्ड रहेगा और हर छोटी सी गलती पर जल्दी ध्यान देगा। वह जानता था कि गलती होने पर उसे निराश होने के बजाय उसे सीखने का एक मौका समझना होगा। यह नया दृष्टिकोण उसे उसी दिन काम में दिखाई देने लगा। 1 महीने पहले ही उसने एक बड़े क्लाइंट के लिए एक मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया था। अभियान की शुरुआत काफी धीमी थी और टीम को लगता था कि शायद कुछ गलत हुआ है, लेकिन इस बार सुरेश ने वही पुरानी सोच छोड़ दी और पूरी स्थिति को नए तरीके से देखा। क्या हम कुछ और सीख सकते हैं यहां से? उसने टीम से पूछा। टीम कुछ चौंकी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी योजना को फिर से देखने का फैसला किया। उन्होंने पाया कि उन्होंने सही ऑडियंस को नहीं टारगेट किया था और उनका मार्केटिंग मैसेज भी सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। सुरेश ने सबको समझाया, यह असफलता नहीं है, यह एक वैल्यूएबल सीख है। हम इसे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देख सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इस माइंडसेट ने टीम के मूड को पूरी तरह से बदल दिया। अगले महीने के अंत तक उन्होंने कैंपेन में बदलाव किए और इसे फिर से रन किया, जो अब पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली साबित हुआ। सुरेश का यह नया तरीका अब न केवल काम में बल्कि उसके व्यक्तिगत जीवन में भी काम करने लगा था। एक दिन वह अपनी बगल वाली दुकान पर गया था, जहां वह अक्सर अपनी मां के लिए किराने का सामान खरीदता था। उस दिन उसे एक नई शॉपिंग लिस्ट बनाने में दिक्कत हो रही थी। वह चीजों को याद नहीं रख पा रहा था और हर बार लिस्ट बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब सुरेश ने इस पर पहले से अलग सोचा। क्या मैं इसे गलती मान रहा हूं? उसने सोचा। क्या यह एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है? उसने अगले कुछ मिनटों में अपनी पुरानी लिस्ट को सुधारते हुए एक नई, अधिक ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट बनाई। पहले की तरह उसे निराश होने का कोई कारण नहीं था, बल्कि अब वह छोटी सी गलती से सीखकर एक बेहतर तरीके से शॉपिंग कर पाया। सुरेश के लिए यह समझना और भी महत्वपूर्ण हो गया था कि असफलताओं को जितना कम समय में स्वीकार करके उनसे सीखने की आदत डालेंगे, उतना ही वह जल्दी आगे बढ़ेगा। कुछ हफ्तों बाद सुरेश को एक नया चैलेंज मिला। कंपनी के सीईओ ने उसे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जिम्मेदारी दी थी। हालांकि इस बार पूरी टीम कुछ डर रही थी, क्योंकि पहले के कई प्रोडक्ट्स लॉन्च असफल हो चुके थे। सुरेश ने तय किया कि इस बार वह पुराने तरीकों से नहीं चलेगा। मैं इस बार पूरी टीम को समझाऊंगा कि असफलता से डरने के बजाय हमें सीखने की प्रक्रिया को एम्ब्रेस करना चाहिए, उसने मन में सोचा। उसने सीईओ के साथ पहले मीटिंग में यह कहा, हम इस बार अलग तरीके से काम करेंगे। हम खुद को फेल करने के लिए नहीं बल्कि लर्निंग करने के लिए तैयार करेंगे। सीईओ ने उसकी बात मानी और वह सुरेश ने पूरे टीम को पहले ही दिन से यह समझाया कि हर विफलता को एक सीखने का अवसर माना जाएगा। शुरुआत में कई मुश्किलें आईं, लेकिन टीम ने हर बार उनसे सीखने की कोशिश की। हर चुनौती से वे कुछ नया सीखते गए। टीम का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा था। आखिरकार जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो वह पहले से कहीं ज्यादा सफल था। लॉन्च के बाद सीईओ ने सुरेश को धन्यवाद दिया और कहा, आपका अप्रोच काफी अलग था। आपने हमें न सिर्फ नाकामियों से सीखने की ताकत दी, बल्कि हमें यह भी समझाया कि असली सफलता असफलताओं में ही छिपी होती है। सुरेश अब जानता था कि फेलियर्स सिर्फ एक टेम्पोरेरी सेटबैक होते हैं और अगर हम उनसे सीखने की मानसिकता रखेंगे तो हम एक दिन सफल जरूर होंगे। इस अनुभव ने उसे यह भी समझाया कि हर प्रक्रिया, हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कुछ ना कुछ सिखाता है और यही सीख उसे अपने भविष्य के लिए सबसे बड़ा एसेट बन गई थी। जब वह घर लौटता था तो हमेशा यही सोचता था कि क्या होता अगर उसने पहले यह माइंडसेट अपनाया होता। लेकिन अब वह जानता था कि उसने जो भी सीखा वह उसे अपने अगले बड़े कदम तक ले जाएगा। वह पूरी किताब को फिर से पढ़ने के बारे में सोचता था, क्योंकि उसे यकीन था कि हर नया लेसन उसे और बेहतर बनाएगा। लेकिन अभी तो यह शुरुआत थी और सुरेश जानता था कि अब तक उसने जो कुछ भी सीखा है वह उसे जिंदगी की एक लंबी और रोमांचक यात्रा की तरफ ले जाएगा।
सुरेश की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। थिंक लाइक अ रॉकेट साइंटिस्ट ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया था। वह अब हर समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखता था और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। वह लर्न फास्ट इंस्टेड ऑफ फेलिंग फास्ट के प्रिंसिपल को पूरी तरह से समझ चुका था और अपनी गलतियों से सीखने की प्रक्रिया को भी अपनाया था। लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ा सवाल था, क्या वह अपने विचारों को और भी खुला और स्वीकार्य बना सकता है? एक दिन जब वह अपनी किताब पढ़ रहा था तो वह अगला लेसन पढ़ने के लिए रुका। प्रूव योर सेल्फ रॉन्ग। ये पढ़ते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या हम कभी अपनी ही सोच को चुनौती देते हैं? क्या हम अपने बिलीफ्स या प्लान्स को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं? यही लेसन था। कॉन्फर्मेशन बायस को मात देने के लिए हमें अपनी सोच को चुनौती देनी चाहिए। वरोल ने लिखा था, हम अक्सर वही देखते हैं जो हम मानते हैं। अगर हम अपने बिलीफ्स को गलत साबित करने की कोशिश करें तो हमें नए पर्सपेक्टिव्स मिल सकते हैं। सुरेश ने यह सोचा, क्या मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसी कोशिश करता हूं? इस सोच ने उसे पूरी तरह से हिला दिया। उसे याद आया कि वह हमेशा वही करता था जो उसे सही लगता था। वह सिर्फ वही निर्णय लेता था जो उसकी अपनी सोच के अनुरूप होते थे, बिना यह जाने कि कहीं उसकी सोच में कोई खामी तो नहीं। कभी कभी वह दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर देता क्योंकि वह सोचता था कि मेरे पास ही सबसे अच्छा रास्ता है। सुरेश ने यह तय किया कि वह अपनी सोच को चुनौती देने की कोशिश करेगा और इस बार वह खुद को गलत साबित करने के लिए खुले मन से तैयार होगा। यही तो एक सच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण था जो वारोल ने बताया था। हर व्यक्ति को अपनी सोच को परीक्षण में डालने और खुद को गलत साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ दिन बाद जब वह ऑफिस गया तो उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये एक नया मार्केटिंग कैंपेन था, लेकिन इस बार सुरेश ने पूरी तरह से अलग तरीका अपनाने का सोचा। अब वह पूरी तरह से अपने असम्पशंस को चैलेंज करेगा। वह टीम के सामने खड़ा हुआ और बोला, हमने पिछले कैंपेन में जो स्ट्रैटेजीज अपनाई थीं, उनका क्या परिणाम था? क्या हमने किसी भी तरीके से गलतियां की हैं? टीम कुछ चौंकी क्योंकि आमतौर पर सुरेश बहुत कॉन्फिडेंट रहता था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अलग तरह की ओपननेस थी। टीम के एक सदस्य ने कहा, हमने ज्यादा फोकस किया था ब्रांड अवेयरनेस पर, जबकि एक्चुअल जरूरत थी कस्टमर एंगेजमेंट की। सुरेश ने उसकी बात सुनी और फिर खुद से पूछा, क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है? आज से हम कोशिश करेंगे खुद को गलत साबित करने की। उसने कहा, हम अपने असम्पशंस को चैलेंज करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हम सच में सही दिशा में जा रहे हैं। इस बार टीम ने पूरी तरह से नए तरीकों को अपनाने की योजना बनाई। उन्होंने पुरानी स्ट्रैटेजीज को पूरी तरह से नकारा और अपनी सोच को फिर से किया। क्या वे सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे? क्या उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी सही थी? क्या प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसिंग ठीक थी? उन्होंने एक नया अप्रोच अपनाया जो पूरी तरह से उनके पुराने असम्पशंस को चुनौती दे रहा था। कुछ दिन बाद सुरेश और उसकी टीम ने एक मीटिंग रखी और अपने नए रिसर्च फाइंडिंग्स को डिस्कस किया। उन्होंने पाया कि उनके पुराने तरीके बहुत जगह गलत थे। उन तरीकों में कई ऐसी बातें छिपी हुई थीं जिन्हें वे अब तक अनदेखा कर रहे थे। हमने पूरी तरह से अपने खुद के असम्पशंस को चैलेंज किया, सुरेश ने कहा। इससे हमें कई ब्लाइंड स्पॉट्स नजर आए। अगर हम अपनी पुरानी सोच के साथ चलते तो हम कभी इन्हें पहचान नहीं पाते। इसी सोच को अपनाते हुए सुरेश ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसे लागू करने का फैसला किया। वह हमेशा एक खास तरीके से सोचता था। जब भी उसे किसी काम को करना होता तो वह अपनी पहले से तय की हुई योजनाओं पर ही चलता था। लेकिन अब उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं खुद को रॉन्ग साबित करने की कोशिश करूंगा? एक दिन जब वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया तो एक चर्चा के दौरान लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मुझे खुद को रॉन्ग साबित करने का एक मौका नहीं देना चाहिए? अचानक उसने अपने विचारों को चुनौती दी और कहा, आप लोग सही हो सकते हैं, चलिए इसे आजमाते हैं। इसने उसकी दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया क्योंकि वह अब खुद को ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल बना चुका था। कुछ दिन बाद सुरेश ने अपने जीवन के एक बड़े फैसले पर भी विचार करना शुरू किया। उसकी नौकरी को लेकर उसके मन में कई सवाल थे। उसने यह सोचने की कोशिश की कि क्या वह सही कर रहा था या उसकी वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्या मैं इस नौकरी से संतुष्ट हूं? उसने खुद से पूछा। क्या मुझे इस काम से पूरी तरह से खुशियां मिल रही हैं?
फिर उसने सोचा, क्या मुझे अपनी स्थिति को चुनौती देनी चाहिए? वह पहले यही सोचता था कि नौकरी बदलना एक जोखिम होगा, लेकिन अब उसे लगा कि शायद यही एक बड़ा अवसर हो सकता है। उसने महसूस किया कि खुद को रॉन्ग साबित करने की कोशिश ने उसे अपने भविष्य को लेकर एक नई दिशा दी थी। वह अब खुद को उसी पुरानी सोच से बाहर लाकर अपने फैसलों को और ओपन माइंडेड तरीके से देखता था। उसे यह महसूस हुआ कि जब तक आप खुद को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करते, तब तक आप नई संभावनाओं को पहचानने में सक्षम नहीं हो पाते। सुरेश अब हर दिन अपने पुराने विचारों को चुनौती देने की कोशिश करता था, चाहे वह किसी छोटे से निर्णय का मामला हो या फिर एक बड़े प्रोजेक्ट का। वह अब हर बार खुद से यह सवाल करता था, क्या मैं सही सोच रहा हूं या मुझे अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है? इस नए दृष्टिकोण ने उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब अपने फैसलों को और अधिक ओपन माइंडेड तरीके से लेता था, और यही बदलाव उसे जिंदगी के हर पहलू में स्पष्टता और सही दिशा देने में मदद कर रहा था। अंत में सुरेश ने महसूस किया कि सही तरीके से सोचना और अपने बिलीव्स को चैलेंज करना न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। ये माइंडसेट उसे और भी बेहतर इंसान बना रहा था, जो हर दिन खुद को गलत साबित करने की कोशिश करता था ताकि वह अपनी सोच को और बेहतर बना सके। जैसे जैसे सुरेश इस जर्नी में आगे बढ़ रहा था, उसे यह समझ में आया कि जीवन में कभी भी कंप्लेसेंसी को जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप खुद को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करते, तो आप कभी नई दिशा में नहीं बढ़ सकते, और यही लेसन उसे जीवन भर के लिए गाइड करेगा। प्रूव योरसेल्फ रॉन्ग, और इससे आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत मिलेगी। सुरेश अब अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने की सोच रहा था। थिंक लाइक अ रॉकेट साइंटिस्ट की किताब ने उसे न केवल अपने पुराने तरीकों को चुनौती देने की आदत डाली थी, बल्कि अब वह और भी बड़ी सोच अपनाने के लिए तैयार था। प्रूव योरसेल्फ रॉन्ग के बाद अगला लेसन था एम्ब्रेस मूनशॉट थिंकिंग। जब उसने यह लाइन पढ़ी तो वह चौंक पड़ा। मूनशॉट थिंकिंग? उसने खुद से सवाल किया, क्या इसका मतलब सिर्फ चांद तक जाने की सोच है? वह सोच में पड़ गया। वरोल ने इस कॉन्सेप्ट को काफी दिलचस्प तरीके से समझाया था। मूनशॉट थिंकिंग का मतलब था ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाना जो पूरी दुनिया के लिए बदलाव ला सके, और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी दुनिया के रीति रिवाजों को तोड़कर नए तरीके अपनाने की कोशिश करना। सुरेश ने किताब में आगे पढ़ा। वरोल ने कहा था, मूनशॉट थिंकिंग केवल बड़ी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को पूरी तरह से बदलने की कोशिश होती है। यह उस मानसिकता को अपनाना होता है जो असंभव को संभव बना सके। सुरेश की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि यही वह विचार था जिसकी उसे तलाश थी। उसे यह समझ में आ गया कि अगर वह सिर्फ छोटे कदमों में सोचता रहेगा तो वह कभी बड़े लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएगा। वह खुद को अक्सर सीमित कर देता था, यह सोचकर कि यह मुझसे नहीं हो सकता या यह सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। लेकिन अब उसने सोचा कि अगर उसे कोई बड़ा बदलाव लाना है तो उसे खुद को इन सीमाओं से बाहर निकलने के लिए तैयार करना होगा। वह खुद से कहने लगा, अगर चांद तक जाने का सपना देखा जा सकता है तो मैं क्यों नहीं अपनी दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता हूं। सुरेश ने अपने पुराने गोल्स पर ध्यान दिया। पहले वह हमेशा छोटे लक्ष्यों को ही सेट करता था, जैसे कि अगले महीने एक छोटे प्रोजेक्ट को सफल बनाना या एक छोटी सी मार्केटिंग रणनीति को लागू करना। वह यही सोचता था कि अगर छोटे लक्ष्य पूरे हुए तो यही बड़ी बात है। लेकिन अब उसने सोचा, क्या मैं कभी बड़ी सोच रखता हूं? क्या मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा है जो पूरी दुनिया को बदल सके? कुछ दिन बाद जब वह ऑफिस में बैठा था और अपने कोवर्कर से बात कर रहा था, तो उसने अचानक ये सोचने की कोशिश की कि वह क्या बड़ी सोच रख सकता है। उसके मन में कई विचार आने लगे, लेकिन एक बात जो उसे ज्यादा असरदार लगी वह थी कंपनी को पूरी दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ाने के बारे में सोचना। क्या होगा अगर हम अपनी सर्विस को न सिर्फ एक देश में बल्कि पूरे एशिया में पहुंचाए? उसने सोचा। उसने अपनी टीम के सामने यह विचार रखा, हम सिर्फ अपने देश में ही क्यों रुके? क्या हम पूरे एशिया में अपना व्यापार नहीं फैला सकते? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हमसे पहले किसी ने नहीं किया हो? उसकी बात ने टीम के भीतर हलचल मचा दी। सभी को लगा कि यह विचार कुछ अजीब था, लेकिन सुरेश के चेहरे पर एक नई ऊर्जा थी जो सभी को प्रेरित कर रही थी।
वह अपनी टीम को समझाता गया, मून शॉट थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत सफलता की उम्मीद करें। इसका मतलब है हम एक ऐसी योजना बनाते हैं जिसे हम पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देंगे। ये सोचने का तरीका हमें उन लक्ष्यों तक पहुंचने के नए रास्ते दिखाएगा। सुरेश का यह दृष्टिकोण पहले तो टीम को कुछ डरावना लगा, क्योंकि यह एक बड़ा कदम था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने इसे विस्तार से समझा, उन्हें भी एहसास हुआ कि यह एक शानदार अवसर हो सकता है। उन्होंने इसे अपनी योजना में जोड़ा और तय किया कि वे न केवल अपने करंट मार्केट को ध्यान में रखेंगे, बल्कि भविष्य में पूरे एशिया में विस्तार करने के लिए भी कदम उठाएंगे। इस प्रकार सुरेश ने अपने छोटे लक्ष्यों को चुनौती दी और उन्हें बड़े लक्ष्यों में बदलने की कोशिश की। अब वह खुद को एक वैश्विक दृष्टिकोण से देखता था, न कि केवल अपने देश या शहर के संदर्भ में। कुछ महीनों बाद एक नया मौका सामने आया। एक बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया जो सुरेश और उसकी टीम के लिए बिल्कुल नई दिशा में था। लेकिन यह चुनौती इतनी बड़ी थी कि सभी को डर था कि शायद वे इसे नहीं कर पाएंगे। सुरेश ने इस अवसर को देखा और उसने सोचा, क्या मैं खुद को चुनौती दे सकता हूं? क्या हम इसे पूरा करने के लिए नया तरीका अपना सकते हैं? इस बार उसने टीम से कहा, हम इस चुनौती को ऐसे नहीं देख सकते। हमें इसे एक मून शॉट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना होगा। हम इसे नहीं छोड़ सकते। हम इसे पूरा करके ही दम लेंगे। उसकी बातें सुनकर टीम को लगा कि शायद ये सबसे बड़ा मौका हो सकता है। सुरेश ने खुद को यह चुनौती दी और उसने हर कदम पर अपनी सोच को बदलते हुए बड़े लक्ष्यों के लिए काम करना शुरू किया। वह पहले से ज्यादा ओपन माइंडेड और इनोवेटिव तरीके से काम करने लगा। उसकी टीम भी अब उसी मानसिकता को अपनाने लगी थी। सुरेश ने महसूस किया कि मून शॉट थिंकिंग केवल कुछ बड़ा करने के बारे में नहीं था, बल्कि यह हमारी सोच को ऐसी दिशा में ले जाता था जहां हम सिर्फ सफलता ही नहीं, बल्कि अपने खुद के विकास को भी देखते थे। इस सोच से डर और असुरक्षा को पार किया जा सकता था, क्योंकि यह हमें असंभव को संभव बनाने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन जब सुरेश अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था और आकाश की ओर देख रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि इस विचार से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। जो चीज मुझे पहले असंभव लगती थी, वही अब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी, उसने सोचा। वह अब अपने हर कदम को चुनौती देता था। उसने अपनी सोच को सीमित करना बंद कर दिया था और अब वह यह मानने लगा था कि किसी भी चुनौती को स्वीकार करके उसे बड़े तरीके से करने का तरीका अपना सकता है। वह जानता था कि मून शॉट थिंकिंग ही वह विचार था जिसने उसे अपनी दुनिया को पूरी तरह से बदलने का रास्ता दिखाया था। अब उसे विश्वास था कि किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत और सही दिशा की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी चीज है विजन। जब आपके पास एक बड़ी दृष्टि होती है, तो आपको हर छोटे कदम के बारे में सोचने की बजाय उस बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का तरीका मिल जाता है। सुरेश ने अंत में महसूस किया कि अगर हम अपने दिमाग से यह सोच निकाल दें कि कुछ असंभव है, तो हम उस दिशा में काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर हम भी चांद तक जाने का सपना देख सकते हैं, तो अपने लक्ष्य के लिए मून शॉट थिंकिंग को अपनाकर हम कभी भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और इस तरह सुरेश ने अपने जीवन को बदलने की प्रक्रिया में एक नई दिशा प्राप्त की। मून शॉट थिंकिंग के जरिए उसने न सिर्फ अपने काम को, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।